बच्चों, आज हम बात करेंगे कविता शिक्षण के दौरान क्या ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को। कविता भाव की चीज़ है, रस की चीज़ है, और जब हम बच्चे को कोई कविता पढ़ाते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो कविता को लय ताल के साथ गा सके, गुनगुना सके, और साथ ही कविता में जो रस है उस रस की अनुभूति वो कर सके। जैसे कोई कविता राष्ट्र प्रेम की कविता है तो उसको पढ़ते वक्त जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो विद्यार्थी को उस कक्षा के दौरान उसके मन में देश के प्रति प्रेम समर्पण की बात आनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी कविता पढ़ा रहे हैं जिसमें ईश्वर की वंदना की गई हो तो बच्चे के मन में भक्ति भावना जगनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी कविता पढ़ा रहे हो जिसमें वात्सल्य रस की बात हो तो बच्चे को पढ़ते समय उस रस के बारे में, माता और बच्चे के बीच के संबंध के बारे में महसूस होना चाहिए। यानी यही हुआ कि भाव का, रस का उत्पन्न होना कविता पठन के दौरान। तो शिक्षण में ऐसी बातें क्या होंगी जो शिक्षक ध्यान देगा। सबसे पहली बात है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और स्वर सुरीला होना चाहिए, क्योंकि जब कविता जो है वो एक प्रस्तुति की चीज़ है। जब आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो शब्द अगर गलत पढ़ेंगे तो कविता का मतलब भी गलत हो जाएगा। कविता कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पे शब्द का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। और दूसरी बात, जब उसे पढ़ाया जा रहा है, जब उसका भावार्थ बताया जा रहा है, जब सस्वर वाचन करवाया जा रहा है तो सुरीला होना चाहिए उसका पठन। सुरीलापन जरूरी है, तभी तो हम बच्चे को बोलते हैं एकल कविता पाठ के लिए या सामूहिक कविता पाठ के लिए। ये सारी चीज़ें इसी से संबंधित है कि स्वर सुरीला हो। कविता पठन करते समय आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए। आवाज़ ऐसा नहीं कि अस्पष्ट है और बच्चा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि कविता में दो चरण है। पहले तो आप कविता पढ़ती हैं बच्चों के सामने और फिर उसका भावार्थ समझाती हैं। तो दो चरण से गुजरकर वो बच्चे के मस्तिष्क तक, बच्चे की बोध स्तर तक पहुंचती है कविता। तो ज़रूरी है कि आपका जो उच्चारण है वो स्पष्ट हो, बच्चा स्पष्ट रूप से सुन पाए, समझ पाए कि आपने किस शब्द का उच्चारण किया है। तीसरी बात है कि श्याम पट्ट का प्रयोग यथासंभव कम करें, क्योंकि कविता में दृश्य, श्रव्य सामग्री और ऑडियो विजुअल एड्स की बहुत सारी भूमिका नहीं होती। शिक्षक कविता को पढ़ाने के दौरान अपने हाव भाव से और अपने उदाहरण से कविता का भाव स्पष्ट करें। कविता कब लिखी गई, किस काल में लिखी गई, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, कवि परिचय दे। तो जो कविता है शिक्षक पढ़ाने के दौरान ही एक ऐसा माहौल उत्पन्न करे कि श्याम पट्ट की आवश्यकता पड़े ही नहीं। और प्रश्नोत्तर विधि भी आपको उस वक्त उपयोग में नहीं लाना है। जब आप पढ़ा रहे हैं कविता, उसका वाचन हो रहा है, उसका भावार्थ समझाया जाता है, तो बीच बीच में सवाल पूछकर वो जो एक जो भाव होता है, जो लहर होती है, तरंग होती है, उसको बाधित न करें। छात्रों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा दीजिए। अगर आप पुष्प की अभिलाषा पढ़ा रही हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पुष्प ले ही आए। कभी कभी आप बच्चे को सोचने दें, बच्चे को कल्पना करने दें। वो आपकी बात सुनकर अपने मन मस्तिष्क में उस दृश्य की कल्पना करें कि ऐसा हो रहा होगा। अगर आपने सूरदास की कोई कविता पढ़ाई, कोई दोहे पढ़ाए, मैया मोड़ी मैंने माखन खाया, तो उसको आप इस तरह से पढ़ाएंगे कि बच्चे के मन में यशोदा माँ का चित्र और कृष्ण का चित्र और उन दोनों के बीच का वार्तालाप बिल्कुल ही सजीव और जीवंत हो जाए। उसके बाद है व्याकरण विश्लेषण पर जोर नहीं देना है। कविताओं में कभी कभी शब्दों को थोड़ा सा अपभ्रंश रूप में भी लिखा जाता है, तुक मिलाने के लिए भी कुछ ऐसे बदलाव लाए जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा व्याकरण का विश्लेषण कविता पढ़ाने के दौरान, भावार्थ के दौरान नहीं करना है। कविता में सौंदर्य क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, वो सारी बातें आप बाद में बच्चे को समझा सकते हैं, जो कि कविता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भाषा और भाव सौंदर्य के दर्शन। भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, अवधि भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है या तद्भव शब्द का प्रयोग है, देशज शब्द का प्रयोग है, कैसे शब्द हैं, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तुलना की गई है, अनुप्रास अलंकार है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कविता से बनी हुई चीज़ें हैं। आप इसका वर्णन, विश्लेषण कविता पढ़ाने के बाद कर सकती हैं। अनुकूल कक्षा का वातावरण भी बनाना होगा।
कविता अनुकूल कक्षा का वातावरण, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी पढ़ाएं, कक्षा का वातावरण अनुकूल होना ही चाहिए। बच्चा उसमें सहज सरल महसूस करे खुद को, एक आरामदायक वातावरण हो और वो निर्भीक होकर, निडर होकर, निसंकोच होकर सीख पाए। तो इस तरह का वातावरण कविता पढ़ाने के दौरान भी बनाना होगा। और समानांतर कविता का सहारा लीजिए। अगर आप देशभक्ति की कोई एक कविता पढ़ा रही हैं तो उसको पढ़ाते पढ़ाते आप कोई दूसरी कविता भी जो कि बच्चे ने पिछली कक्षा में पढ़ी है, उस कविता को भी बच्चे को याद दिलाइए, ताकि बच्चा समझे कि दोनों कविता में लगभग एक ही बात कही गई है। पुष्प की अभिलाषा की बात हो या कोई ऐसी कविता हो जिसमें हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें भी देशभक्ति की बात है। पुष्प की अभिलाषा में भी अंतिम में देशभक्ति की ही बात है। मैया मोरी मैनी माखन खायो, वात्सल्य रस है इसमें भी। और मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, इसमें भी माँ और बेटे का, माँ और कृष्ण का वार्तालाप है, संवाद है। तो जब भी आप प्रकृति का सौंदर्य कोई कविता पढ़ा रहे हैं प्रकृति के बारे में, तो कोई और एक कविता जो बच्चे की जानी पहचानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसी कविता लाएं जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण हो। तो तुलनात्मक जब आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि दोनों कविताओं के बीच क्या चीज़ें एक जैसी हैं। रस, भाव, अलंकार और संदेश, जो कविता का भावार्थ है वो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से कविता सही मायने में बच्चे के मन, मस्तिष्क और भाव स्थल तक पहुंचने में सफल होती है। धन्यवाद।